गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। 4th चैप्टर अकेली। और आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज उसके आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने देखा था सोमा बुआ और राधा भाभी के बीच वार्तालाप होती है, लग जाती है। फिर राधा भाभी कहती हैं, अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी महाराज 1 महीने के लिए आते हैं, सुन लिया करो, उसमें क्या है। राधा भाभी बुआ को समझाते हुए कहती है। तब बुआ क्या कहती है, सुनने को तो सुन ही लेती हूँ, पर मन तो दुखता है। 1 महीने को आते हैं तो भी एक मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें कहीं सुहाता अर्थात अच्छा नहीं लगता कहीं आना जाना। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते से कुछ लेना देना है नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ लूँ तो इनसे अगर तोड़ ताड़ लूँ, रिश्ते नाते तोड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ में रखो। पल्ला पकड़ना यहाँ पर अर्थ है सहारा देना। जब पल्ला पकड़ा है तो अंतिम समय तक साथ दो। सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे, और मैं अकेली यहाँ पड़े पड़े इनके नाम को रोया करूँगी। अपनी मन की व्यथा सोमा बुआ राधा भाभी से कहती है कि चलो सुनने की बात है, सुनने को मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मन तो दुखता है, पीड़ा तो मुझे होती। 1 महीने को आते, वो भी एक मीठे बोल नहीं बोलते, और ऊपर से मैं कहीं आऊँ जाऊँ तो इन्हें अच्छा भी नहीं लगता। साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, रिश्ते नाते इन्हें निभाना नहीं है, सारा लेना देना मुझे ही करना पड़ता है। अब मैं भी सबसे रिश्ते नाते तोड़ के बैठ जाऊँ फिर क्या होगा। अगर पल्ला पकड़ा है, सहारा देना ही है तो उम्र भर के लिए दे, अंतिम समय तक दे, पर ये भी इनसे नहीं होता। आगे कहती है, उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ तो इन्हें अच्छा भी नहीं लगता, बर्दाश्त नहीं होता, और बुआ फूट फूट कर रोने लग जाती है। राधा ने आश्वासन दिया। राधा आश्वासन देते हुए कहती है, रो नहीं बुआ। अरे वो तो इसलिए नाराज़ हुए कि बिना बुलाए तुम किशोरी लाल के यहाँ चली गई थी, क्योंकि बुआ बिना बुलाए किशोरी लाल के यहाँ गई थी, इसलिए सन्यासी महाराज ने कड़वे वचन प्रयोग किए थे सोमा बुआ के लिए। अब आगे क्या होता है, तो बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान कर बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। बुआ क्या कहती है कि जिनके घर में कार्यक्रम होता है, कोई प्रोग्राम हो तो भाग दौड़ होती है, हंगामा होता है। अब इतने हंगामे में लोग बुलाना भूल जाते तो मैं भी मानकर बैठ जाती कि घर वालों को कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी मैं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ। कोई प्रेम ना रखे तो 10 बुलाए तो भी मैं ना जाऊँ, लेकिन यदि कोई प्रेम रखे, प्रेमपूर्ण संबंध है उनके साथ, तो ना बुलाए भी मैं सिर के बल जाऊँगी। इस तरह से बुआ अपनी बात रखती है। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल, जैसा हरखू है मेरे लिए वैसे किशोरी लाल है। यानी हरखू इनका बेटा, जवान बेटा जिसकी मृत्यु हो गई। कहती है, मेरा बेटा जैसा हरखू मेरे लिए था, ठीक उसी के समान किशोरी लाल भी है। आज हरखू नहीं है, इससे दूसरे को देख देख के मन भरमाती अर्थात मन को तसल्ली देती हूँ। और इस तरह से बुआ ये कहते हुए हिचकियाँ भरती है और रोने लग जाती है। आगे कहती है, पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, पापड़ को फैलाकर कोमल स्वर में कहा, मृदुवाणी में, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चलो चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ बुनकर लाती हूँ, खा कर बताओ कैसा बना है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ जाती है और इस तरह बुआ को समझाने का प्रयत्न करती है, बुआ को शांत करने की कोशिश करती है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी से बोली,
उस घटना के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बुआ सप्ताह भर के बाद, सप्ताह बीते ही होंगे कि बुआ बहुत ही खुशी मन से, प्रसन्न मन से पहुंचती है कहाँ, सन्यासी महाराज के पास। और सन्यासी देवर के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध, ठीक है, किसी लड़की का संबंध इन्हीं के गांव में भागीरथी के यहाँ हो रहा है। वे सब यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही, भले देवर रहे या ना रहे, लेकिन रिश्ते में तो हम समधी ही ठहरे। वो तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, यानी वो भी बुलाएंगे ही। समधी को आखिर कैसे छोड़ देंगे। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी, और यह कहते हुए बुआ हंसने लग जाती है। खुशी मन से तो आई ही थी सन्यासी महाराज से बात करने के लिए, और यह शादी प्रसंग की बातें करके कहती है कि हमारे देवर के समधी वालों की किसी लड़की का ब्याह हमारे ही गांव भागीरथी के यहाँ हो रहा है, और हमें भी ज़रूर बुलाएंगे। क्यों ना बुलाएंगे, हम भी तो समधी ही ठहरे ना, समधी को कोई थोड़ी छोड़ सकता है। और यह कहकर हंसने लगती है, पर फिर भी यह बात सुनने के बावजूद सन्यासी महाराज मौन बैठे रहे। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को बहुत ठेस पहुँची, सोमा बुआ को बहुत ठेस पहुँची। फिर भी वो खुश थे, फिर भी वो प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वो विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन यह सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए, क्योंकि ब्याह गांव से ही होना था, और सारे परिवार के लोग अब गांव आ चुके हैं। ये बात उन्हें पता चली। ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत है, सारी बिरादरी को बुलाया जा रहा है। खूब रौनक होने वाली है। दोनों पैसे वाले जो ठहरे खूब शादी धूमधाम से होने वाली है। बहुत लोगों को न्योता दिया गया। ये बुआ गांव नगर में घूम घूम के सारी खबरें ले आती। आगे कहती है, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। स्वयं ही कहती है, क्या जाने हमें बुलाए या ना बुलाए। देवर जी को मरे तो 25 वर्ष हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रहा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। बुआ का यह कहना कि पता नहीं हमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, क्योंकि देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए, और इन 25 वर्षों में हमने देवर जी के ससुराल वालों से कोई भी संबंध नहीं रखे। और ये रखने का काम किसका है, मर्दों का होता है। लेकिन मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। सोमा बुआ का यह कहना, क्योंकि उनके पति सन्यासी हो गए और यह काम मर्दों का होता है, इसलिए कहती है कि मैं मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सी सांस उनके दिल से निकल गई। इस तरह से सोमा बुआ, अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता है, तुम तो समधी वाली ठहरी। ये गांव में घूमकर जो खबरें वो ला रही हैं, कहीं से पता चलता है कि धूमधाम से शादी होने वाली है। अब जहाँ ये गई है, जिसके घर पे बैठी हुई है, वहाँ क्या कहते हैं, अरे वाह बुआ, तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे, तुम तो समधन ठहरी ना, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता है। देवर चाहे रहे या ना रहे, पर रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू ने कहा, जहाँ पर ये गई हुई है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननद बोलती है, वहीं पे ननद होती है, वो विधवा ननद क्या कहती है बुआ, नाम है लिस्ट में, न्योते वाले लिस्ट में नाम है आपके, मैंने देखा है। वो आपको क्यों नहीं बुलाएंगे। बैठे बैठे 2 कदम आगे सरक कर, बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर और समीप चली जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेरा नाम है। उसे और भी उत्साह में उनके पास पहुंचकर पूछती है, क्या सच में मेरा नाम है? तू अपनी आंखों से देखकर आई है ना, मेरा नाम है ना, उसमें होना ही चाहिए। पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों का बुलाना होता है भी या नहीं। और इस तरह अपने विचार रखती है। पर मैं सोच रही थी कि क्या जाने आज के फैशन वाली दुनिया में पुराने समधियों से कोई रिश्ता रखे या ना रखे, बुलाए या ना बुलाए। और बुआ बिना वहाँ देर किए निकल जाती है। 2 पल भी
रुके बिना वहाँ से निकल चली और सीधा वो कहाँ पहुँचती है, राधा भाभी के कमरे में। राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों रे राधा, तू तो जानती है ना कि नई फैशन की लड़की के शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, संबंधी है उनके, समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का तो समय रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। अब जब बुआ को ये खबर पता चली कि लिस्ट में उनकी नाम है और उन्हें बुलाने वाले हैं, तो बुआ की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब 2 पल वहाँ से रुके बिना सीधा वो राधा भाभी के पास पहुँचती है और तैयारियों में जुट जाती है कि उसे क्या देना है। और राधा भाभी से क्या कहती है, तू तो नए ज़माने की है ना, फैशन तो तू जानती है, अब वो तू ही बता कि आज के फैशन के अनुसार क्या दिया जाए, भेंट उपहार स्वरूप में लड़की के शादी में क्या दिया जाना चाहिए। आगे राधा भाभी क्या कहती है देखते हैं। कहती है, क्या देना चाहती हो अम्मा, जेवर, कपड़ा, सिंगारदान या कोई चांदी की चीज़, क्योंकि 2 दिन बाकी है शादी में। अब कुछ बनाया नहीं जा सकता, तो कुछ बना बनाया ही खरीद लेना। तब राधा भाभी कहती है, अम्मा देना क्या चाहती हो, जेवर, कपड़ा, सिंगारदान या कोई चांदी की चीज़। आगे कहती है, मैं तो कुछ नहीं समझू रही। तब इस बात को सुनकर राधा भाभी को सोमा बुआ क्या कहती हैं, मैं तो कुछ नहीं समझती हूँ, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद्द नहीं होनी चाहिए, बस मजाक नहीं होनी चाहिए, इज्जत रह जानी चाहिए, इतना ध्यान रखना, जो भी सामान लाना अच्छी सामान लाना। अच्छा देखो पहले रुपए कितने हैं वो देख लो। और वो डगमगाते कदमों से नीचे आई, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास रुपए ज़्यादा नहीं। वो डगमगाते हुए कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला और उसका ताला बड़े ही जतन से खोला। 2-3 गठरियों को हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला और उसका ताला खोला। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली और बड़े ही जतन से उसे खोला, तो उसमें थे कितने, 7 रुपये और कुछ रेजगारी। और जब इस तरह से उन्होंने जब बड़े ही जतन से डिब्बा खोला, तो उसके अंदर कितनी थी, 7 रुपये, कुछ छुट्टे और एक अंगूठी, जो उनके बेटे की एकमात्र निशानी थी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर 7 रुपये ही निकले उसमें से। सोच में पड़ गई कि 7 रुपये में कौन सा उपहार खरीद के दिया जाए, क्योंकि वो पैसे वाले ठहरे। अब वही बुआ कहती हैं कि रही समधियों के घर इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी, इतने कम रुपए में तो वो उन्हें बिंदी भी नहीं खरीद के दे सकती। उनकी नज़र अंगूठी पर गई, यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी, क्योंकि जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें क्या थे, 7 रुपये, कुछ छुट्टे पैसे और एक अंगूठी, और ये पैसे वाले ठहरे उनके समधी। इसलिए कहती है कि समधियों के घर में इतने रुपए में तो बिंदी भी नहीं लगेंगे, इतने कम पैसे थे उनके पास। अब नज़र घूम फिर के कहाँ पहुँचती, अंगूठी पे, जो उनके बेटे की एकमात्र निशानी थी, मृत पुत्र की एकमात्र निशानी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय उस अंगूठी पर ध्यान गया था उनका, पर मुँह नहीं छोड़ सकी थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय उस अंगूठी का मुँह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी फिर एक बार उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध लिए। उसमें से 5 रुपये और वो जो सोने की अंगूठी थी, जो उनके पुत्र की एकमात्र अंगूठी थी, एकमात्र निशानी अंगूठी, उसे बांध लेती है और बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं थे। अब वो यही सोच रही थी कि इतने कम पैसे में क्या खरीदा जा सकता है, और पैरों की गति शिथिल सी हो गई थी, निष्क्रिय सी, कैसे वो बढ़े आगे, क्या करे। राधा के पास जाकर बोलती हैं,
रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? इस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है, वो भी जैसे तैसे। किराया इतना पर्याप्त नहीं है कि रोटी पानी के बाद पैसे बच सके। उसी किराए में से जैसे तैसे रोटी का खर्च निकल जाता है। आगे कहती है और वो रो पड़ी। राधा भाभी यह कहकर रो पड़ी, सोमा बुआ यह कहकर रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा हाथ भी तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। और यह देखकर राधा भाभी क्या कहती है, मेरा हाथ भी तंग है, मैं भी परेशानी में हूँ, मेरा हाथ भी खाली है, नहीं तो मैं स्वयं तुम्हें पैसे दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। सीधा समस्या का समाधान कर देती है राधा भाभी कि लेन देन के चक्कर में पड़ो ही मत ना, आजकल कौन लेन देन करता है, लेन देन का रिवाज ही उठ गया है, खत्म हो गया। नेता आएगा तो चले जाना, उपहार भेंट देने की ज़रूरत नहीं है आजकल कहाँ कोई लेन देन करता है। इस तरह से राधा भाभी ने सीधा झंझट का समस्या का समाधान कर दिया। आगे बुआ क्या कहती है, नहीं रे राधा, नहीं रे राधा, संबंधियों का मामला ठहरा, समधी जो ठहरे, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वो नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं तो अच्छा है। राधा भाभी के सामने सोमा बुआ ने जो ये विचार रखा कि वो मुझे अभी तक नहीं भूले, 25 बरस हो गए, मुझे याद रखें और मुझे बुला रहे हैं तो मैं खाली हाथ जाऊं, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनका बुलाना, न्योते में बुलाने वाले हैं, ये वो गांव नगर से सुनकर आ रही, क्या वास्तव में उन्हें बुलाने वाले हैं ये पता नहीं, और केवल लोगों की सुनी जुबानी के अनुसार वो तैयारियों में जुट चुकी है। कहती है तो जाओ मत, राधा भाभी वापस कहती है तो जाओ ही मत ना, खाली हाथ जब नहीं जाना चाहती तो जाओ ही मत उनके घर। चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई या नहीं आई, क्योंकि शादी ब्याह में बहुत भीड़ भाड़ होता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इतने भीड़ में कौन आया कौन गया उनको पता भी नहीं चलेगा, जाओ ही मत ना। सीधा वापस समस्या का समाधान कर देती है। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कह दिया, अब बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और इस तरह बुआ कहती है कि नहीं जाऊंगी तो बुरा मानेंगे, देवर जी चले गए तो सोचेंगे रिश्ते नाते भी तोड़ दिया, ले ये अंगूठी जो मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी उसे बेचने के लिए दे देती है। और उन्होंने इस तरह आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने ज़माने की अंगूठी राधा के हाथ में रख दी, और फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में क्या कहा, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ भी ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इसका ख्याल रखना। इस तरह से जो बहुत सोच विचार करने के बाद मृत पुत्र की जो एकमात्र निशानी अंगूठी बची थी, वो नेवते में समधियों के यहाँ नेवता में उन्हें बुलाया जाएगा, नेवता दिया जाएगा। तो भेंट उपहार देने के लिए जिस पर कई ऐसी समस्याएं आई, निगाह गई, लेकिन वापस समेट कर वो अंगूठी रख देती थी। लेकिन इस बार रिश्ते नाते निभाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी को बेचने का विचार कर लेती हैं और अपनी आंचल की गांठ खोलकर अंगूठी राधा भाभी को दे देती है कि जो अच्छी सामान बाजार से ले आना, बस ये ध्यान रखना कि शोभा रह जावे, इतना ख्याल रखना, भद्द मजाक उड़नी नहीं चाहिए, इस तरह का भेंट उपहार लेकर आना। ओके, अब आगे क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।